मेरा मकान मालिक किराया लेने के लिए घर आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने जानबूझकर कपड़े फाड़कर शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूट रहा है। सोचा था ऐसे में किराया देने से बच जाऊंगी, लेकिन सबने मिलकर मेरी शादी मकान मालिक से करवा दी। सुहाग रात की रात मकान मालिक ने तो मेरी चीखें निकाल दी, क्योंकि उसने पूरी रात लुट गई, बर्बाद हो गई। इस जालिम ने मेरी इज्जत लूट लिया। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रही। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई सहारा भी नहीं है। इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। किराए के पैसे लेने आया था और मुझे ही लूट लिया। मैं रो रो कर ऐसा हंगामा किए जा रही थी कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं सका। मुझे बचपन से ही ड्रामा करने का बहुत शौक था और आज मैंने ऐसा ड्रामा किया कि हर कोई मेरे झूठे ड्रामे में फंस गया। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गया था। सब के सब मेरे ही साइड थे। हर कोई मेरे मकान मालिक को बद्दुआ दे रहा था और मेरा मकान मालिक हर किसी को अपने बेगुनाही की बता रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने में से किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए हर किसी की हमदर्दी भी मेरे साथ ही थी। मैं रोती रोती तरसती नज़रों से मकान मालिक को देख रही थी, जो अपने आप को इस भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले वह किराया मांगने मेरे घर आया था और मैंने ऐसा ड्रामा किया था कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं रहा। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर कोई गलत नज़र नहीं डाली। आज भी वह किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले कई महीनों से किराया चढ़ा हुआ था और हमने दिया भी नहीं था। आज भी हमारे पास किराया पैसे देने के लिए नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह किराया से बचने के लिए यह खेल खेला था और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर लेकर आ गई कि आज मैं उसे आधा किराया दे दूंगी। पहले तो वह मुझे मना करने लगा, लेकिन बाद में मैंने उसे ज़बरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत है, अंदर तो आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर में नहीं है और मैं घर पर अकेली थी। वह बेचारा तो अनजाने में ही मार खा गया। मेरी बार बार कहने पर वह घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंक दिया, अपने बालों को खोला और अपने शरीर को नोच डाला और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मैंने खुद अपने हाथों से अपने कंधे को इतनी जोर से दबाया कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। मैंने सब कुछ इतनी चालाकी से की और इतनी जल्दी में किया था कि मेरे सामने खड़ा मेरे 32 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया था। उसकी तो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत किया है। मैंने उसे पैसे देने की बजाय इतना घटिया खेल खेल दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि इस तरह से हमारी जान छूट जाएगी और वह डर की वजह से दोबारा हमारे घर पर किराया मांगने नहीं आएगा। इस तरीके से हमारा सारा किराया माफ़ हो जाएगा। मेरी हरकत पर वह इतना ज़्यादा डर गया और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम क्या कर रही हो। इससे पहले कि वह मेरी हरकत को और मेरी सोच को समझ पाता, मैं ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझ नहीं आया और भागने का मौका भी नहीं मिला। यह एक छोटा सा मोहल्ला था और यहाँ सबके घर एक दूसरे से मिले हुए थे। मेरी हल्की सी चीख पर आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठे हो गए और मकान मालिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। यह सब देखकर मकान मालिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूँगी, और जब खुद सब समझ चुका था कि मैं उसके साथ किया क्या है, तो वह मुझे धमकाने लगा। अगर मैं शोर बंद नहीं किया तो वह मुझे इस घर से हमेशा के लिए धक्के मार कर निकाल देगा। लेकिन मैं भी सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से नहीं डरूंगी। मैंने उसकी धमकियों की परवाह किए बगैर ही घर का दरवाज़ा खोला और देखते ही चिल्लाती बाहर निकल गई। इस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौट कर आई और वह सब मंजर देखकर हैरान रह गई और बेदर्दी से रोने लगी। मैंने यह ड्रामा बड़ी ही खूबसूरती से किया था। मेरी माँ भी दूसरी ही तरह मकान मालिक को ही गलत समझ रही थी और मोहल्ले वालों ने मेरी माँ की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक को गुस्से में कहने लगी कि तुमने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है और अब इस बेचारे को कौन अपनाएगा? यह तो सारी जिंदगी अपनी माँ पर बोझ बन जाएगी।
तुझे तेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा और यह घर भी उसके नाम करेगा, नहीं तो हम पुलिस में ही तेरी रिपोर्ट लिखवा देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, वह एक शरीफ शादीशुदा इंसान है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सब ने मिलकर उस पर दबाव डाला और फिर वह राजी हो गया। लेकिन मैं शादी के बारे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं उसे बदनाम करवाकर इस मोहल्ले से निकलवा दूंगी और फिर वह खुद ही डर की वजह से कभी इस घर पर नहीं आएगा। लेकिन मोहल्ले वालों ने हमारी शादी का शोर खड़ा कर दिया, जबकि मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वह मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शादी के बाद लोगों की भीड़ कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक थे। मुझे लगा था कि मकान मालिक मुझे कोसेगा और मुझे बुरा भला कहेगा और वहाँ से चला जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा था। मकान मालिक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए अब से इस घर में नहीं रहेगी। मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब इसके आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था वह अभी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसके घर में उसकी बीवी पहले से ही थी, लेकिन उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे हजार बार मना करने के बाद भी मेरी माँ से कहा, आज से आपकी बेटी घर से विदा हुई है, अभी मेरी जिम्मेदारी है और मेरे साथ रहेगी और यह घर आज से आपका है, आप इसमें चैन से रह सकती हैं। इसके बाद मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। वह आदमी मुझे गुस्से में खींचता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आया। उसके साथ अकेले में मैं गाड़ी में बैठी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि अब ना ही मेरे पास माँ थी और ना ही साथ में मोहल्ले वाले। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था। अब जो भी कुछ मेरे साथ होता वह मुझे अकेले ही झेलना था। मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। मकान मालिक की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मैं एकदम से डर गई थी। 10 मिनट के सफ़र के बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के आगे रुक गई। वह मुझे गाड़ी से ज़बरदस्ती उतारकर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं उसकी बीवी थी और वह मुझ पर पूरा हक रखता था, मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करता, यहाँ तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं था। लेकिन उस वक्त मुझे बिना कुछ कहे वह कमरे से बाहर चला गया। मैं बहुत चालाकी से जो हंगामा खड़ा किया था वह खत्म हो चुका था। अब मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं अपने खड़े किए तमाशे पर पछता रही थी। यही बात सोचकर मैं रोने लगी। अभी मुझे रोते रोते थोड़ी देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की मेरे कमरे में आ गई। वह इतनी खूबसूरत और गोरी थी कि मैं उसे देखती ही रह गई। पहली नज़र में ही मैंने उसे पहचान लिया कि वह मेरे मकान मालिक की बीवी है। उसे देखते ही फौरन मेरे दिमाग में यह बात आई, जिस आदमी की पहली बीवी इतनी खूबसूरत और हसीन हो, वो कैसे किसी और लड़की पर नज़र डालेगा। जैसे जैसे वह लड़की मेरे करीब आने लगी मेरे होश उड़ाने लगे। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति के साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जिस तरह आज हमारा शादी हुआ था उसके बाद तो मुझे उस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं थी। शायद उसका पति ने यह सच्चाई उसको बताया हो, शायद वह जानती हो कि मैं किस तरह उसके पति पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाया है और पूरे मोहल्ले के सामने उसे बेइज्जती किया है। अब वह शायद मुझे सबका बदला जरूर लेगी। अगर सच में उसे सब कुछ पता होता तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर कुछ तलाश कर रही है। कुछ देर वह खामोशी से मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराकर मेरे चेहरे पर लटके हुए बाल बहुत ही प्यार से कानों के पीछे करते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुम तो तैयार भी नहीं हुई, तुमने तो शादी वाला लहंगा भी नहीं पहना। क्या तुम अपनी शादी की रात सजना संवरना नहीं चाहती? उसकी बात सुनकर मैं घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके बात करने में कोई जुबान नहीं थी, उसके चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसकी नज़र मेरी खाली कलाइयों पर पड़ी तो उसने झट से अपने हाथों से अपने कंगन उतारे और मेरे हाथों में पहना दिए। मैं बहुत ज़्यादा हैरानी से सारे मंजर को देख रही थी। मैं तो उसकी सौतन थी और वह कैसे
ऐसे मेरे साथ ऐसी प्यार से बातें कर रही थी, और वह भी इस तरीके की शादी पर। लेकिन वह बहुत ही प्यार से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास बैठी रही और मुझसे बातें करती रही। उसकी बातों में प्यार की चाशनी खुली हुई थी। उसने मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसने मुझे ऐसे लगा कि वह मुझसे नफरत करती है, और ना ही कोई दुश्मनी की तरह बात की, बल्कि वह तो बराबर मुस्कुराती भी चली जा रही थी। उसकी मोहब्बत भरी बातें मुझे कुछ ऐसा हौसला किया था, और मैंने डरते डरते उससे कहा कि मुझे सूरज से बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गलती की है। सूरज से बहुत डर लगता है, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं अपने किए की सफाई देने लगी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, सूरज बहुत अच्छा आदमी है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई, और कुछ ही देर बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास मौजूद था। उसने जबरदस्ती वह दूध का गिलास मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मुझे कहने लगी, यह दूध पी लो और तुम देखना, सूरज तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। वह दूध का गिलास मुझे थमाकर फिर कमरे से बाहर गई। मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि इस सारे ड्रामे की वजह से मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, और उसके बाद शादी का चक्कर और इस घर में आने तक रात हो गई। इसलिए मैंने भी दूध का गिलास पूरा ख़त्म कर दिया और कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला, और यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सौतन दुल्हा बनी कमरे के अंदर आ रही थी, और उसने कमरे के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी। उसकी हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। पता नहीं वह किसकी शादी की शेरवानी पहनकर आई थी। उसने बहुत बड़ा सेहरा पहना हुआ था, जो शादी वाले दिन दूल्हा पहनता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही सौतन बिल्कुल ठीक थी और मुझसे बातें कर रही थी, अब इसको क्या हो गया? वह क्यों दूल्हे के कपड़े पहनकर मेरे पास आई? और उसने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाई, बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी एक छोटी सी डब्बी खोलकर मेरे सामने रख दी, जिसमें खूबसूरत सोने की चैन चमक रही थी। वह मोहब्बत से मुस्कुराती हुई बोली, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है मेरी तरफ से। तुम मेरी दुल्हन हो और तुम बहुत ही अच्छी हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान निकल गई। मैं उसकी दुल्हन कैसे हो सकती थी? वह तो खुद भी एक लड़की थी। पता नहीं क्यों वह ऐसी बातें कर रही थी। डर कर मैं अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। मैं गुस्से से कहा कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने मेरा हाथ जबरदस्ती से पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं हक्का बक्का होकर उसकी बात सुन रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह इस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाऊं, लेकिन वह लड़की दुबली पतली होने के बावजूद भी मुझ पर अपना जोर दिखा रही थी। जब उसके मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मेरे मुंह से एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई और मैंने उसे धक्का देकर बाहर भागने की कोशिश की। जैसे तैसे मैं उसे छोड़कर भागी और कुंडी खोली तो दरवाज़ा खोलते ही मुझे मकान मालिक सूरज की शक्ल नजर आई। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी, और फिर जब उसकी नज़र कमरे में बिस्तर पर पड़ी, अपनी बीवी पर पड़ी, तो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, तुम यह क्या कर रही हो? सूरज को देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं तो दुल्हा बनी थी, यह गुड़िया मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है। मैंने उसको मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, पूछो इससे, लेकिन यह अच्छी दुल्हन नहीं है, इसने बहुत शोर मचाया है। सूरज ने गहरी नज़र मुझ पर डाली और अपनी बीवी को अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, चलो अपने कमरे में चलते हैं। मैं फटी फटी आंखों से उन दोनों मियाँ बीवी को देख रही थी। सूरज ने भी उसे जरा सवाल नहीं किया और न ही घटिया हरकत पर उसे डांटा था, और उसे अपने साथ कमरे में लेकर चले गए। मैं कमरे में अकेली बैठकर रह गई। काफ़ी देर बाद वह वापस मेरे कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। हम दोनों की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। हम दोनों भी पसंद की शादी थी और ये मेरी दोस्त की बहन थी। हम बहुत खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 5 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भ से हो गई और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हम माँ बाप बनने वाले थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उससे दुख
बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बहुत ही मुश्किल से संभाला और समझाया कि ऊपर वाला हमें दोबारा औलाद की खुशी जरूर देगा। मेरे समझाने से वह फिर से जीना शुरू किया। इस बात को 8 महीने हुए थे कि वह दोबारा से गर्भ से हो गई। इस बार हम दोनों ने बहुत ज़्यादा सावधानियां बरती, लेकिन किस्मत को शायद हमारा खुशियां मंजूर नहीं था। इस बार भी कुछ ही महीने में हमारा बच्चा फिर से ख़त्म हो गया। दूसरी बार भी ऐसा ही होने पर वह पूरी तरह से टूट गई। मैं बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। उसने जीना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर से बहुत महीना के बाद दोबारा से वह ठीक हुई तो ऊपर वाले ने हमारी झोली में खुशियाँ फिर से भर दिया। इस बार वो सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। तो लेकिन बच्चा तो 2 हफ्ते बाद से ज़्यादा हमारे घर पर ना रहा। उसकी मौत ने मेरी पत्नी को इस कदर तोड़कर रख दिया कि उसकी दिमाग की हालत खराब हो गई और वह पूरी तरह से पागल हो गई। कभी वह छोटे बच्चों की तरह खेलना कूदना शुरू करती, तो कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, तो कभी दूल्हे की तरह तैयार हो जाती, कभी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पत्नी की इलाज में सब कुछ खत्म होता चला गया और मेरे पास कुछ भी न बचा। ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने कारोबार से ध्यान हटा दिया और अपना सारा ध्यान पत्नी की सेवा में लगा दिया और फिर सब कुछ बर्बाद होता चला गया। अब बात यहाँ तक आ गई कि मेरा सब कुछ बिक गया। बस किराया घर बच गया था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। तुम लोगों को मजबूर करना पड़ता क्योंकि डॉक्टर ने कहा था और पैसे की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बार बार लोगों के दरवाजे पर किराया मांगने आता। मेरे हालात ने मुझे इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था कि मैं कुछ भी नहीं सोचे समझे तुम लोगों पर चिल्लाता रहता था, गुस्सा करता रहता। मैं जानता था कि सब कुछ गलत है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी परेशानी तुम लोगों पर निकाल रहा था। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीवी का इस तरह पागल होना और एक एक करके 3 बच्चों को खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। पर सिर्फ इतना था कि मैंने अपने आप को संभालना सीखा और वह दिमागी तौर पर बीमार हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया। मैं दिन रात पत्नी की इलाज के लिए परेशान रहता। सब कुछ बिखर गया। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था। सोचा था कि तुमसे किराए के पैसे लेकर पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके बाद मैं खुद से नज़र मिलाने की काबिल न रहा। मैं तुम्हें छोड़कर अपने दोस्त के पास गया था। मैंने उससे कुछ पैसे उधार लिए ताकि कल मैं पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। यह कहकर मेरे मकान मालिक ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले से ही अपनी परेशानी में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया और मेरी ज़िंदगी को नरक बना दिया। मुझे अब अपने आप पर बहुत अफसोस होने लगा। मैंने बिना सोचे समझे शरीफ आदमी के साथ क्या कर दिया कि गुस्से के पीछे जो परेशानी छुपी हुई थी वह जानकर मेरी तो रूह कांप गई। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरी से लड़ रहा था और मैंने उसके साथ क्या किया। सूरज का सच जानकर मैं उसके पैरों में बैठ गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। सूरज ने एक नज़र मुझे देखा, फिर मुझे माफ़ कर दिया। उसे भी इस बात की कहीं विश्वास था कि मैं और मेरी माँ किस हालात में गुजर रही हैं। मैं सूरज से वादा किया कि आज के बाद उसकी पत्नी का ख्याल मैं रखूंगी। उसे डॉक्टर के पास जाना होगा तो मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज के बाद ये जिम्मेदारी मेरी है और आप अपने काम पर और अपने कारोबार पर पूरा ध्यान देना। शायद इस तरह हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मेरी गलती को माफ़ कर दे। मेरी बात सुनकर सूरज की आंखों में चमक आ गई। उन्हें भी ज़िंदगी को आसान करने का एक रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने उसकी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। कभी वह मेरे साथ दुल्हन बनकर जाती, तो कभी मेरा हाथ पकड़कर बच्चों की तरह गोल गोल घूमने लगती, तो कभी बिना वजह ही नाचने लगती। मैं भी पाबंदी से वक्त पर दवाई देती रहती। वक्त के साथ वह पहले से भी बेहतर होती जा रही थी और इस बात से सूरज भी बहुत खुश है कि ज़िंदगी में धीरे धीरे से ही सही रास्ते पर आ रही है। सूरज ने मेरे साथ कोई भी जुल्म नहीं की थी, बल्कि अपनी पत्नी से मेरा हक दे दिया। सूरज कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, इसलिए उनका कारोबार भी पहले की तरह अच्छा हो गया था। अब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने थोड़ी ही वक्त में ही बात अच्छी तरह सीख ली कि इंसान को कभी भी उसकी बात से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अंदर से परखना चाहिए।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।